दोस्तों, टारगेट विद चंद्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं CR फार्मूला 1944 राजगोपालाचारी योजना। पढ़ाने के पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके इस आधुनिक इतिहास के बाद में हम संविधान शुरू करेंगे। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि जब हम संविधान की शुरुआत करते हैं तो कभी कभी बुक में आपको दिया रहता है जो आपके भारत शासन अधिनियम बने हैं उनके बारे में, वहाँ से शुरुआत होती है, चार्टर एक्ट वहाँ से होती है। और उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर आप देखते हैं कि वहाँ पर आपका वेवेल योजना है, शिमला समझौता है, माउंटबेटन योजना है, कैबिनेट मिशन है। फिर उसके बाद आपका संविधान सभा की बैठक की बात आने लगती है। तो यहाँ से तो आपका संविधान शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आप इसको मान सकते हैं, ये CR फार्मूला है। उसके बाद हम वेवेल योजना और शिमला समझौता की बात करेंगे, उसके बाद कैबिनेट मिशन की बात करेंगे। तो अब हमारे देश में जो संवैधानिक चीज़ों की शुरुआत है वो हो चुकी होती है, अर्थात संविधान बनने की दिशा में कदम बढ़ चुका होता है। और इसी वजह से संविधान को जब हम पढ़ते हैं तो शुरुआत हमारी यहीं से हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि पॉलिटी की कॉन्स्टिट्यूशन की जो शुरुआत है वो हो गई है। नेक्स्ट वीडियो आपका जो आएगा उसमें हम वेवेल योजना, शिमला समझौता की बात करेंगे, उसके पश्चात कैबिनेट मिशन की बात करेंगे, माउंटबेटन योजना की बात करेंगे और उसके बाद फिर संविधान सभा के गठन की बात करेंगे। तो संविधान शुरू हो चुका है, उसके पश्चात हम लोग प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका की बात करेंगे। तो इस हिसाब से जो हमारा पॉलिटी का जो चैप्टर है, पॉलिटी का जो सब्जेक्ट है वो शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये है, पहली बात तो ये रही। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस समय शांत हो चुके हैं। जैसे कि यूपी के ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको ये लगता है कि भर्ती नहीं आएगी तो अब हम शांत हो जाएं, बैठ जाएं, क्या मतलब है पढ़ाई करने का। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए, हम सभी की बात नहीं कर रहे हैं, जो समझदार लोग हैं, जो समझते हैं कि वास्तव में क्या कंपटीशन होता है, वो लोग शांत नहीं बैठे हैं। लेकिन ऐसे लोग जो सोचते हैं कि वैकेंसी आएगी, अप्लाई करेंगे, उसके पश्चात हम तब जाकर के तैयारी शुरू करेंगे, तो ऐसे लोग कभी सिलेक्ट भी नहीं होते हैं। दोस्तों कम से कम किसी भी भर्ती की तैयारी करने के लिए, आप SSC की तैयारी करो, आप UPP की तैयारी करो, रेलवे की तैयारी करो, ये जो आपकी छोटी वैकेंसियाँ हैं इनकी तैयारी करने के लिए अगर वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी पढ़ाई कैसी है। फिर भी कम से कम अगर अच्छी तैयारी आप करते हैं, आप 5 से 6 घंटे 8 घंटे पढ़ते हैं, तब भी आपको 1 साल पूरी तैयारी करने के लिए लग जाता है। मैं IAS और PCS की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके तैयारी के लिए भी जिनकी पढ़ाई अच्छी है तो 1 साल में वो भी अच्छी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन ये जो आपके छोटे स्तर की जो आपकी वैकेंसियाँ हैं, भर्तियाँ, उनके लिए भी कम से कम 1 साल का समय लगता है। तो जो लोग अभी हाल ही में तैयारी शुरू किए हुए हैं, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, आप देखते हो सामान्य ज्ञान की अगर बात करें तो इसमें कितना बड़ा सिलेबस है पूरा। इतिहास की बात करेंगे 3 पार्ट हो जाते हैं, भूगोल की बात करें तो उसमें कई पार्ट हो जाते हैं, है ना। तो बहुत सारा सिलेबस है और इसकी तैयारी करने के लिए काफ़ी समय की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों ये एक समय है, अगर भर्ती नहीं आ रही तो अच्छी बात है, भर्ती आ गई होती तो आपके यहाँ से एक मौका निकल सकता था। कैसे? आपकी तैयारी पूरी नहीं है और आप अप्लाई किए हुए, भर्ती जो लोग अच्छी तैयारी किए हुए थे उनका हो जाता, आप रह जाते। तो आपके लिए जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, उन लोगों को, खास उन लोगों के लिए कि उन लोगों को एक बेहतरीन मौका मिला हुआ है। और 1 साल की बात क्या है कि इस साल, अर्थात इस साल भर्ती भले ना आए, लेकिन जैसे ही 2021 आएगा वैसे ही भर्तियाँ चालू हो जाएंगी। और साथ साथ में सभी वैकेंसियों पर भी रोक नहीं लगेगी। जो वैकेंसियाँ चल रही थी वो वैकेंसियाँ तो पूरी की ही जाएंगी। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है उसके पश्चात नए पदों का सृजन नहीं किया जाएगा, ये बात कही गई है। तो नए पदों का सृजन अगले साल से होगा। तो हम ये कहते हैं कि 7, 8, 9 महीने जो हैं, ये वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। जिनकी तैयारी अच्छी नहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, और ये समय आपके लिए बहुत ही बेहद खास है। इस समय नए पदों का सृजन नहीं होगा, आप अच्छी तैयारी कर लेंगे और आप जब अप्लाई करेंगे तो उस पर आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ हमारी तैयारी अच्छी है और हम परीक्षा में बैठेंगे। देखिए, जब हम कोई तैयारी किसी चीज़ का करते हैं, कहीं भी जाएं, किसी भी काम में हो, अगर हमारी तैयारी अच्छी होती है, हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है, तो हमें वो काम करने में हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जागता है और हम उस काम को भी अच्छे से कर लेते हैं। बिना तैयारी के आप एग्ज़ाम दे के आइए, देखिए आपका मन कभी ये कहेगा ही नहीं कि आप क्वेश्चंस सॉल्व करें या कुछ भी करें उसके बारे में। तो दोस्तों एक ये समय है, ये समय आपको मिला हुआ है कि ये एक अवसर है, इस अवसर का फ़ायदा उठाइए, शांत मत बैठिए।
बहुत सारे लोग शांत बैठ गए कि जब वैकेंसी नहीं है तो क्या पढ़ना। ऐसा थोड़ा कि वैकेंसी कभी नहीं आएगी, वैकेंसियां तो इतनी ज़्यादा आएंगी, नए नए रोजगार सृजित होने वाले हैं इस महामारी के पश्चात, और ऐसे में आपके ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे लोगों को नहीं लिया जाएगा जिनकी तैयारी नहीं है, वो जाएंगे ही नहीं, मेरिट में ही नहीं आएंगे। तो दोस्तों एक अवसर है, इस समय को निगेटिव सेंस में मत लीजिए, इसको पॉजिटिव सेंस में लीजिए और इस अवसर का सदुपयोग कीजिए। पढ़ाई लगातार जारी रखिए और इससे आपका फ़ायदा होगा निश्चित तौर पर। तो जो लोग ये सोचते हैं कि वैकेंसी नहीं है, क्या पढ़ना है, क्या फ़ायदा है, पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा सोचने वाले कभी कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों ये रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो दूसरी बात ये थी। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, जो आपका CR फार्मूला है 1944 ईस्वी में बनता है, इसको राजगोपालाचारी योजना भी कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर यह पूछा जाता है कि CR फार्मूला किसके द्वारा दिया गया, और ऑप्शन में आपका CR दास का ऑप्शन भी रहता है, विकल्पों में CR दास का भी रहता है विकल्प, चित्तरंजन दास। और मैक्सिमम जो अच्छे से पढ़े नहीं रहते हैं लोग उसी को टिक कर देते हैं, और फिर क्या होता है, प्रश्न गलत होता है। घर में आते हैं, कहते हैं बहुत अच्छे से तैयारी करके गए थे और एकदम सही क्वेश्चन करके आए हैं, बाद में क्या होता है, गलत। तो एक तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो छोटा सा वीडियो है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन प्रश्न इससे कई प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, जब आपका इसके पहले आपका भारत छोड़ो आंदोलन होता है, उसको मैंने पढ़ा दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात बहुत सारे जो आपके नेता थे, कांग्रेसी नेता थे, हमारे देश के मुख्य नेता थे, वो सभी जेल में चले जाते हैं। गांधी जी भी जेल में चले जाते हैं। उसके रिहा होने के पश्चात आपको ये भी पता है कि मैंने मुस्लिम लीग के बारे में बताया, 1906 ईस्वी में इसका गठन हो चुका था, और उसके पश्चात कांग्रेस और मुस्लिम लीग में आपस में बनती नहीं थी, अनबन रहती थी। गांधी जी ने जेल से छूटने के बाद फिर एक बार विचार किया कि क्यों ना कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अंदर सद्भाव की भावना पैदा की जाए, दोनों को एक किया जाए, और इससे क्या होगा कि हमारे देश का जो बंटवारे की बात है वो शायद सुलझ जाए, शायद इसका कोई सॉल्यूशन निकल आए, शायद हमारे देश का बंटवारा ना हो। तो इन सभी बातों को लेकर के महात्मा गांधी जी ने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कहा कि आप एक ऐसी कोई योजना प्रस्तुत करिए, एक योजना ऐसा बनाइए जिससे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो अनबन है वो सद्भावपूर्ण भावना में बदल जाए, दोनों एक साथ मिल जाएं, और फिर क्या हो कि भारत एकदम एक हो जाए और भारत विभाजन जैसे जो परिस्थितियां वो ना होने पाए। तो अब चूंकि मुस्लिम लीग तो भारत विभाजन के अलावा कुछ चाहती ही नहीं थी, तो ऐसी परिस्थिति में राजगोपालाचारी ने अपने इस सुझावों में, अपने इस प्रस्ताव में इस बात को भी रखा, लेकिन वहां पर एक कंडीशन ये रखी कि जो आपका उत्तर पश्चिमी वाला जो एरिया है, जहां पर जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, उस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के लिए क्या किया जाए, उसका किस तरीके से उसको अलग किया जाए, उसके लिए एक आयोग नियुक्त होना चाहिए। और आयोग नियुक्ति के बाद में यह देखा जाना चाहिए कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाए जाएं, और जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने दृष्टिकोण को, अपने विचारों का प्रचार करें। अगर वहां के लोग विच्छेद चाहते हैं, भारत का विभाजन चाहते हैं वास्तव में, तो फिर क्या किया जाए, भारत का विभाजन कर दिया जाए। अगर वहां वयस्क मताधिकार के माध्यम से अगर ये बात साबित नहीं हो पाती कि विभाजन नहीं हो पाएगा, तो फिर विभाजन ना किया जाए। अगर बात ये स्पष्ट हो जाती है तो फिर विभाजन कर दिया जाए, और उस विभाजन के क्या क्या मायने होंगे, क्या क्या तरीके होंगे, उसकी बात भी यहाँ पर इन्होंने अपने इस फार्मूले में रखी है। आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या था इसमें। देखिए, उद्देश्य था कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच सद्भावपूर्ण भावना को कायम किया जाए, उसको बनाया जाए। 10 जुलाई 1944 ईस्वी को, यह डेट आप याद रखिए, गांधी जी के कहने पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने एक योजना बनाई, एक योजना प्रस्तुत करते हैं और फिर बाद में रखते भी हैं मुस्लिम लीग के सामने। उसमें क्या क्या बातें थी। नंबर 1, मुस्लिम लीग स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। सबसे पहली बात तो ये कि हाँ, अंग्रेजों के सामने बात रखे कि हमें आज़ादी चाहिए। दूसरी बात, जो आपकी अंतरिम सरकार का गठन होगा उस गठन में ये सहयोग करे, अर्थात चुनाव के पहले जो सरकार बनती है, अंतिम के पहले उसको हम अंतरिम बोलते हैं। अंतिम के पहले को क्या बोलते हैं, अंतरिम बोलते हैं। तो अंतरिम सरकार के गठन में मुस्लिम लीग सहयोग करे, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात यहां पर बताई गई कि मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करने के लिए
एक आयोग की नियुक्ति की जाए। जो मैंने पहले आपको बताया कि एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी और ये आयोग क्या काम करेगा कि उत्तर पश्चिमी जो आपका एरिया है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों के विचारों को जानने की कोशिश की जाए कि वो क्या चाहते हैं। तभी तो किया जा सकता है विभाजन। कितनी संख्या में लोग चाहते हैं कि हम अलग होना चाहते हैं। अगर वो विच्छेद चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, तो फिर उनके हिसाब से फिर क्या किया जाए कि विभाजन कर दिया जाए। ये बात रखी गई, तो इसके लिए एक आयोग नियुक्त हो। दूसरी चीज, बंटवारे की दशा में मान लो ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि बंटवारे के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा, बंटवारे की दशा में जो आपका रक्षा क्षेत्र है, प्रतिरक्षा, यातायात, संचार तथा अन्य विषयों में पारस्परिक समझौते की व्यवस्था हो। अर्थात ये जो आपके मुख्य क्षेत्र हैं, प्रतिरक्षा है, यातायात है, संचार है, और इसके साथ साथ में जो अन्य विषय हैं, इन विषयों पर क्या हो कि आपस में समझौता हो, कंप्रोमाइज हो, आपस में बातचीत करें, तब जाकर के सही से काम हो पाएगा। जो निवासी भारत में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, अर्थात निवासियों की अदला बदली उनकी स्वेच्छा पर छोड़ दी जाए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आप मुस्लिम हो तो यहाँ जाइए, आप हिंदू हो तो वह यहाँ जाइए, ये नहीं, ये उनकी स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाए कि वो किस जगह पर, किस देश में रहना चाहते हैं, ये उनकी स्वेच्छा पर हो। अगली बात थी कि ये तो मुख्य बातें इसकी हो गई। साथ साथ में था कि उपर्युक्त शर्तें उसी दशा में मान्य होंगी। ये जितनी शर्तें हैं ये तभी मान्य होंगी जब ब्रिटिश सरकार भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता या उत्तरदायित्व देना स्वीकार कर ले। भाई अगर हमें अंग्रेज स्वतंत्रता देंगे ही नहीं तो सारी चीज़ों का कोई मायने ही नहीं रहेगा। तो हमें अगर पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाती है, ऐसा ना हो कि अंग्रेज क्या करें कि अपनी सरकार चलाते रहें और एक अलग देश बना दे पाकिस्तान और एक अलग देश भारत बना दे, तो ये नहीं होना चाहिए। अंग्रेज हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दें और उसके पश्चात अगर कई सारे लोग जो ये चाहते हैं कि वास्तव में भारत का विभाजन होना चाहिए तो फिर कर दीजिए, लेकिन उसके लिए शर्त यही होगी कि हमें पूर्ण रूप से आपको स्वतंत्र करना पड़ेगा और हमें अपना उत्तरदायित्व देना पड़ेगा। ये अंग्रेजों के सामने शर्त रखी गई। अब ये सारी बातें तो यहां पर हो गई, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जिन्ना को मनाने के लिए गांधी जी ने, यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि कायदे आजम की उपाधि किसने किसको दी थी। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, कई प्रश्न बन सकते हैं। तो गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को, जो मुस्लिम लीग के थे, इनको पहली बार मनाने के लिए, इनको समझाने के लिए, इनको मनाने के लिए क्या किया था कि उन्होंने इनको कायदे आजम की उपाधि दी थी। दोस्तों शहीदे आजम की उपाधि जो है वो भगत सिंह को दी गई थी, लेकिन कायदे आजम की उपाधि, कायदे आजम का मतलब होता है एक महान नेता, एक महान नेता, एक विधि का पालन करने वाला नेता। तो गांधी जी ने पहली बार कायदे आजम की उपाधि दी थी। क्यों दी थी? वो मुस्लिम लीग के जो ये नेता हैं मोहम्मद अली जिन्ना, उनको मनाना चाहते थे कि वो हमारे साथ मिल करके काम करें, और इसके लिए उन्होंने कायदे आजम की उपाधि दी थी। तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बन सकता है। साथ साथ में राजगोपालाचारी ने यह कहा कि चलिए आप नहीं मानते हैं, मत मानिए, हम आपके पाकिस्तान की मांग का समर्थन करते हैं, हम आपकी तरफ हैं, लेकिन आप देश को स्वतंत्रता हासिल करवाने के लिए आगे कदम बढ़ाइए। स्वतंत्रता के लिए दोनों मिलकर के काम करते हैं, और इसके बाद जो आपका स्वार्थ होगा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, हमारा जो काम होगा हम अपने हिसाब से कर लेंगे। हालांकि बाद में होता भी यही है, लेकिन यहां पर क्या होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना इनकी इस बात से सहमत नहीं होते हैं। यहां भी ये लोग, दोनों लोग मिल करके भी मोहम्मद अली जिन्ना को मना नहीं पाते हैं। तो सीआर फार्मूला, यही आपका पूरा सीआर फार्मूला था। राजगोपालाचारी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा इसको पेश किया जाता है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला। और यहीं से चितरंजन दास भी हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर कई बार गलतियाँ होती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो में सिर्फ इतना ही था। कैसा लगा आपका वीडियो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, और अगर आपको पसंद आता है मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा कंटेंट, सब्जेक्ट, तो आप लाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर किसी को इसकी आवश्यकता हो तो उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।